नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, सोमवार से शुक्रवार लेकर आते हैं हम आपके लिए हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, जिसके जरिए आप अपनी जो भी सवाल है खेती किसानी के संबंध में वो हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हम रोजाना एक नया विषय आपके लिए लेकर आते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं महत्व के बारे में। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है और साथ ही रबी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन पर भी आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। आपके पास कोई भी सवाल है, समस्याएं आप यहां पर देख रहे हैं, तो उनका समाधान जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान, कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, जो मुख्य प्रबंधक हैं कृषि सेवा आईपीएल नई दिल्ली में। डॉक्टर तेवतिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार गंगवार, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पादप रोग विज्ञान, चावल अनुसंधान केंद्र, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात में। डॉक्टर गंगवार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमने टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको दे दी है, जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो उनके समाधान आपको जरूर बताएंगे। तो फिर आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और याद रखिए आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। बात कर लेते हैं डॉक्टर तेवतिया से, मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर तेवतिया, हमारे जो किसान हैं, खेती किसानी के कार्य करते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं संतुलित उर्वरकों की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये संतुलित शब्द? जी, सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा राम राम। किसान भाइयों, कृषि में संतुलित उर्वरक उपयोग का एक अहम रोल है। इसका आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं थोड़ा हरित क्रांति जब से हमारे देश में शुरू हुई थी, वहां से थोड़ा संदर्भ लूंगा जी। किसान भाइयों, जब 1966-67 में जब हमारे हरित क्रांति के लिए हमारे मैक्सिको से, बाहर से बहुत अच्छे अच्छे बीज आए और उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई जी। उस समय एक तो जो उच्च उत्पादकता देने वाले बीज हमने इस्तेमाल किए, दूसरा हमने खाद का प्रयोग बढ़ाया, तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ा। किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ही जो हमारी मृदा में, जो हमारी जमीन में जो पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व आज 17 पोषक तत्व हैं, तो जितना उत्पादन हमारा ज्यादा होगा उतना ही फसल जमीन से पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि जितना जमीन से पोषक तत्व हम अनाजों, दालों, तिलहनी फसलों में ले रहे हैं, उतना ही हम जमीन में वापस करें जी। अगर आज की तारीख में हम देखें कि हम कितना जमीन से निकालते हैं और कितना जमीन में डालते हैं, तो 10 मिलियन टन का नेगेटिव बैलेंस है। यानी कि जितना हम डालते हैं उससे 10 मिलियन टन ज्यादा जमीन से निकाल रहे हैं जी। तो इससे हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो काफी हद तक प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। इसके बारे में और किस तरह से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है यहाँ पर, पहले उस पर हम नजर डाल लेते हैं। जिस तरह इंसान को संतुलित भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संतुलित उर्वरक जरूरी है। खेतों में संतुलित खाद व उर्वरकों के उपयोग से न सिर्फ फसलों की पैदावार अच्छी होती है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन कई बार किसान अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों का अंधाधुंध उपयोग करने लगते हैं, ये सोचे बिना कि फसल को उसकी जरूरत है भी या नहीं। ऐसा करने से लागत तो बढ़ जाती है, लेकिन पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता मिट्टी और फसल विशेष पर निर्भर करती है।
मिट्टी या फसल की जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्वों को सही अनुपात में उपयोग करना चाहिए। किसान अक्सर जानकारी के अभाव में और ज्यादा पैदावार के लिए एक ही तरह के उर्वरक का इस्तेमाल खेतों में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय इससे जुड़ी सटीक जानकारी और सलाह पाने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वहां मौजूद कृषि विशेषज्ञों से मिल सकते हैं। इसके अलावा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाने चाहिए। इसके जरिए किसानों को मिट्टी की पोषक संबंधी समस्याओं का हल आसानी से मिल जाता है। रबी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ही फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से कई फायदे होते हैं, जैसे गेहूं में मोटे दाने, सरसों में अधिक तेल की मात्रा, लहसुन में गंध व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग करके फसलों में कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि भी होती है। तो जाना अभी आपने रिपोर्ट के जरिए कि संतुलित उर्वरकों का जो उपयोग है वो कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, न केवल हमारे खेत की मिट्टी के लिए बल्कि हमारी फसलों की अच्छी गुणवत्ता वाली बढ़वार के लिए। इस पर हमारे विशेषज्ञ से और विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन अभी पहले हम डॉक्टर गंगवार का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव वो डॉक्टर गंगवार। हम बात कर रहे हैं आज रबी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन की, तो कितना जरूरी हो जाता है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो पहले से ही सचेत रहें और लक्षणों को पहचान सकें, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम में समस्त किसान भाइयों को मेरा प्रणाम करता हूं। किसान भाइयों, विशेषकर रबी की बात करें तो हमारी रबी की जो फसलें हैं लगभग सभी फसलों में थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन होता है। विशेष करके जैसे इस समय बात करें तो कभी कभी कुछ एरिया में बादल हो जाते हैं, कहीं पे हल्की हल्की धुंध रहती है, तो इससे क्या होता है एक बहुत ही अच्छा वातावरण रोग और कीटों के लिए हो जाता है। इसमें विशेष करके बात करें रबी की फसलों में तो तिलहनी फसलों में सरसों है या फसलें राजस्थान के और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में होती हैं, तारामीरा या सरसों जो एफिड प्रकोप काफी ज्यादा होता है। और ऐसे में किसान भाई ध्यान यही रखें कि बाबू को आसानी से पहचान सकते हैं ज्यादा उस समय प्रकोप करते हैं, और जैसे ही आपको इसका प्रकोप दिखाई दे जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं उनके लिए पहले ही लक्षणों की पहचान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है, तापमान में हम बदलाव देखते हैं, तो कई तरह के रोग हैं, कीट है जो हमारी तमाम रबी की फसलों को प्रभावित कर सकते हैं, प्रतिकूल यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे किसान पहले से ही जानकारी रखें कि उनकी फसल में किस तरह की परेशानियाँ आगे हो सकती हैं, उसके लिए पहले से ही तैयार रहे। किस तरह की आपको तैयारियाँ करनी है, कौन कौन से रोग कीट हैं जो आपकी जो फसल है उनसे आपको बचाना है, इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन आइए एक रिपोर्ट है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए उनमें कीट और रोग प्रबंधन करना जरूरी है। अगर चने की बात करें तो चने की फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जिनसे चने की पैदावार पर काफी बुरा असर पड़ता है। समय पर इन रोगों की पहचान और उचित रोकथाम से फसल को होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। झुलसा रोग की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टर 2.0 किलोग्राम जिंक मैगजीन कार्बामेंट को 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। मृदा जनित और बीज जनित रोगों के नियंत्रण के लिए जैव कवकनाशी टाइकोड्रामा विरिडी 1%
WP प्रति हेक्टेयर मात्रा को 60 से 75 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 7 से 10 दिनों तक छाये में रखने के बाद बुआई के पहले आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से चने की फसल को मिट्टी बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। वहीं मटर में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1.0 लीटर मात्रा और फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अलसी की खड़ी फसल में लीफ ब्लाइट और रेतवा रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम इंडोपीफल M45 या 3 ग्राम ब्लाइटोकस का 50 प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तेवतिया का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तेवतिया, आप बता रहे थे कि हमारी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने उर्वरक हम ले रहे हैं हमारी फसलों की बढ़वार के लिए उतना ही हम उसे वापस भी करें। तो ऐसे में मिट्टी की जाँच कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए, मृदा उर्वरकता के बारे में अगर हमको पता करना है तो हमको मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है। उससे हमको ये पता चलेगा कि जो 17 पोषक तत्व हैं वो हमारी मृदा में कम है, मध्यम श्रेणी में है या उच्च श्रेणी में है। उसके हिसाब से ही हमको फर्टिलाइजर उसमें डालना होता है। पीछे देखा गया जब से हरित क्रांति और सघन कृषि हुई है तब से हमारी मृदाओं में जो कार्बनिक तत्व है उसकी मात्रा भी बहुत कम हो गई है और जो नाइट्रोजन है वो 90% की कमी है। हमारे जो सैंपल्स लिए गए हैं, फास्फोरस की जो 80% सैंपल्स में कमी है, पोटास की 50% में कमी है, सल्फर की 41% जो सैंपल्स हैं उनमें कमी है, जिंक की 36.5 सैंपल्स हैं उनमें कमी है, उसी तरह के आयरन की 13% कमी है, बोरोन की तो 23.4% सैंपल्स में कमी है, उसी तरह से जो कॉपर है वो 4% कम है। तो ये जो सघन कृषि थी उसका परिणाम है, क्योंकि हमने जितना निकाला उतना नहीं डाला। उसका क्या है, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमको इसका आंकड़ा देखने को मिला है। जब 1970 में जब हम 1 किलो N+P+K यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जमीन में डालते थे तो हमको 13.4 किलो अनाज की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज क्योंकि ये सारे तत्वों की कमी हो गई है जमीन में, आज की तारीख में जब हम 1 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डालते हैं तो हमको केवल 2.7 किलो ही अनाज मिलता है। तो आप बैलेंस जो संतुलित उर्वरक है उसका कितना महत्व है कृषि में, आप इसी से पता कर सकते हैं। हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब जितना यूरिया पहले लगाते थे उनको अनाज की प्राप्ति ज्यादा होती थी, लेकिन अब उतना यूरिया डालने से उतनी उपज नहीं मिलती है। तो उसका कारण ये है कि हम मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। हमको ये नहीं पता है कि कौन सा जो गौण पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्व है हमारी मृदा में क्या स्थिति है उनकी, और उनको हम नहीं डालते हैं। इनको डालना एक तो मृदा की उर्वरता पर निर्भर करता है, दूसरा उसमें हम फसल क्या बो रहे हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक फसल की पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है। जी, इसके लिए आगे क्या करना है आपसे जानेंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, हाँ मैडम। जी रघुनाथ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम सवाल हमारा है, 1 एकड़ गेहूं की बुआई हो गई है, सिंचाई मान के चलिए 20-21 दिन की फसल हो गई है जी। पोटास मैडम उपलब्ध नहीं था, पोटास नहीं डाल पाए बुआई के समय। तो पोटास का प्रयोग उस गेहूं की फसल में कैसे होगा?
जी डॉक्टर तेवतिया, क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो जो पोटास है उसको बुआई के पहले जब हम तैयार करते हैं खेत को तब डालना चाहिए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अभी आपके पास 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। पहली बात तो यह है जो 100% वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं उसमें एक एसओपी होता है जिसको 0050 कहते हैं। उसमें 50% मात्रा जो है वो पोटास की होती है। आप उसका स्प्रे फसल में कर सकते हैं जी। दूसरी बात, जब आपकी जो बाली जब उसके कोत में होती है तब उसको जो है आप 1 डोज उसको ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि पोटास की रिकमेंडेशन अब 2 बार है। एक तैयारी के समय दे सकते हैं और 1 डोज आप बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो सफेद पोटास है वो उसकी तो सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने में मैं किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूंगा, जब भी, क्योंकि मेरा विषय है कि उपयोग कैसे करें। जी बिल्कुल। इसमें हमारी 4 आर हैं। 4 आर का बहुत महत्व है। 4 आर से मतलब मेरा ये है, पहला है कि राइट फर्टिलाइजर, राइट उर्वरक होना चाहिए, यानी हम सही उर्वरक का चयन करें कि इस फसल में, इस मिट्टी में हमको कौन सा उर्वरक डालना है। जी। नंबर 2, उसकी सही मात्रा का चुनाव करें कि सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, ना वो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। जी। तीसरा आता है कि फिर मेथड क्या होना चाहिए। देखिए, जो तत्व होते हैं पोषक तत्व, उनके नाइट्रोजन के लिए अलग तरीका है, फास्फोरस के लिए अलग तरीका है और पोटास के लिए अलग तरीका है। सूक्ष्म तत्वों के लिए उनके लिए और अलग तरीका है। क्योंकि अगर तरीका हमारा गलत होगा तो हमारी जो सक्षमता है जो उनकी तत्वों की वो घट जाएगी। तो तीसरी बात हुई कि उनका मेथड, और चौथी बात ये हुई कि समय से मेरा मतलब है दिन के सुबह को करें, दोपहर में करें या शाम में करें। इसका नाइट्रोजन जो है उसके इस्तेमाल में इस समय का काफी महत्व है, क्योंकि नाइट्रोजन हमको जब दिन ढलता है दोपहर के बाद में 4 बजे के बाद करना चाहिए, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है जब भी आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही उर्वरक का इस्तेमाल करें, सही मात्रा में करें, सही समय में करें और सही तरीके से करें। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये तमाम बातें आप अपने ध्यान में रखते हुए ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। आपकी फसलों के लिए, आपकी खेत की मिट्टी के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे विशेषज्ञों से हम लेते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग एवं महत्व के बारे में और साथ ही साथ रबी फसलों में लगने वाले रोग और कीटों के प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन्हें नोट कीजिए, इनको डायल कीजिए और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो वीर सेन जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो
हेलो, हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। हजमा गेहूँ की जो है 75 वैरायटी बोनी। जी हाँ जी, हम ये सवाल पूछ रहे हैं जी, हमें गेहूँ की 75 वैरायटी बोनी। आपको गेहूं की पछेती बुआई करनी है। हाँ जी, उसमें कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? बिल्कुल कौन सी वैरायटी यहाँ पर अच्छी रहेगी? डॉक्टर गंगवार का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर गंगवार, गेहूं की पछेती बुआई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, तो कौन सी आप प्रजाति का यहाँ पर सलाह देंगे इन्हें? देखिए, गेहूं की जो खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी चलन रहता है पछेती प्रजातियों का जी। इसमें विशेष करके एक गंगोत्री प्रजाति है जो काफी एरिया में चल रही है और उसका काफी कृषक भाई प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही लगभग 95 से 100 दिन के बीच में पक जाती है और इस प्रजाति को वो काम में ले सकते हैं। खास करके गन्ने के कृषक जो इस समय गन्ने के खेत खाली होते हैं उनमें इस प्रजाति का प्रयोग करते हैं, तो ये काम में ले सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। तो ये प्रजाति कौन सी आपको चुननी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है वीरसेन जी। आप इसका चयन कर सकते हैं। गेहूं की बिजाई के लिए आप तैयारियां भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गंगवार, आपके पास ही मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। आपने बताया था कि हमारे किसानों को यहाँ पर लक्षण पहचानने की जरूरत हो जाती है। कई तरह के कीट और रोग हैं जो मौसम के बदलने के साथ साथ हमारी रबी की फसलों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में और क्या तैयारियां कर सकते हैं किसान? लक्षण पहचानने के लिए क्या करें हमारे किसान? किसान भाइयों से एक विशेष मेरा अनुरोध रहता है और मैं उसमें यही जो कहता हूँ हर बार कि आप जिस तरह से अपने खेतों के आसपास जरूर जाएं। सुबह और शाम के समय आप जब खेतों में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गतिविधि, विशेषकर कीटों की, रस चूसा कीटों का अगर प्रकोप होता है तो वो आपको दिख जाता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, कुछ जो सब्जियों के कृषक है, हमारे टमाटर या आलू की फसल कर रहे हैं, इसमें जो हमारी मेड़ रहती है इसके किनारे किनारे जो पौधे रहते हैं उन पौधों में हमें जो झुलसा होता है, चाहे अगेती झुलसा हो या पछेती, इसके धब्बे जो बनते हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं किसान भाइयों। तो उस पर जरूर गौर करें। जब भी आप खेत में जाएं, खेत के चारों तरफ भी घूमेंगे तो काफी गतिविधियां आपको सुबह और शाम के समय दिख जाएंगी। तो इसके आधार पे आप ये निर्णय करें कि क्या है। अगर आपको किसी तरह से कोई लक्षण पहचानने में, कोई कीट को पहचानने में कोई भी असुविधा हो रही है तो आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आपके जो कृषि अधिकारी हर ब्लॉक और तहसील स्तर पर रहते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ये दूरदर्शन का इस तरह का कार्यक्रम रहता है हेलो किसान, इसमें आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। तो वो कीट, विशेष करके रस चूसा कीटों में बात करें तो सफेद मक्खी जो है, व्हाइट फ्लाई, इसका प्रकोप भी कई जगह पे हो रहा है इस समय, खासतौर से सब्जी वाली फसलों में। इसका किसान भाई ध्यान रखें। और ये जो कीट है, ये कीट न सिर्फ फसल को सीधे नुकसान करते हैं बल्कि कई विषाणु जनित रोग उन पौधों में पहुंचाते हैं, तो इसका ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो पहले से ही सतर्क रहें और गतिविधियां जो है उन पर निगरानी बनाए रखें। जैसे ही किसी तरह का कीट या फिर कोई आपको ऐसी लक्षण नजर आता है कि आपकी फसल सूख रही है या पत्तियां मुड़ रही हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो ये सब आपके लिए संकेत हैं कि अब आपको सतर्क रहना है। अपने कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आपको उपचार कार्य यहाँ पर करने हैं। बिल्कुल और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे हम सवाल ले लेते हैं, उनका जान लेते हैं। मध्य प्रदेश देवास से हमारे साथ जगदीश जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी कि मैं जगदीश सैनी, मध्य प्रदेश, जिला देवास, ग्राम कांकरिया, तहसील खातेगांव से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि गेहूं की फसल 1.5 से 2 माह की हो चुकी है, यानी कि 55 रोज की हो चुकी है। उसमें बोते समय पोटास की मात्रा नहीं मिला पाया था मैं, और अब 0050 का सेवन करना चाहता हूं, तो उसमें एक पंप में 0050 की मात्रा कितनी मिला है, ये सवाल है जी मेरा। जी डॉक्टर तेवतिया जी, इसमें आप 1 एकड़ में 1 किलो डालना होता है, जो ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है 0050, ये 1 किलो की पैकिंग में आता है। तो आप इसको 200 से 250 लीटर पानी में घोल के और इसका छिड़काव कर सकते हैं, तो आपकी जो पोटास की आवश्यकता है फसल की वो पूरी हो जाएगी। तो किस समय करना है, क्या तरीका अपनाना है, इसके बारे में भी आप जानकारी दे दें, क्योंकि ये दूसरे कॉलर हैं जिन्होंने पोटाश के संबंध में यहाँ पर सवाल किया है। जी जी जी, देखिए, पोटाश का इस्तेमाल आप शाम के समय में कीजिए
उसका एक कारण है, शाम के समय में आजकल हवाएं चल रही हैं, एक तो हवा नहीं होगी, 4 बजे के बाद लगभग हवा बंद हो जाती है, और पत्ते सूखे हुए होंगे, क्योंकि ओस में ना करें ये, जब सुबह सुबह ओस होती है, अगर उसमें करेंगे तो वो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ध्यान रखें आप स्प्रे करते समय कि कोई कुछ पौधे छूटे ना उसमें, उसको समान तरीके से स्प्रे करें उसको। जी, तो जगदीश जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है। कितनी मात्रा में करना है, किस समय करना है, किस तरीके से करना है, ये तमाम बातें आपको बता दी गई हैं। आप अच्छे से गेहूं में पोटाश का छिड़काव करके अपनी फसल को अच्छी बढ़वार दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि खेती किसानी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। हमारी यही कोशिश रहती है, और इसी कोशिश में हम आपको कृषि कानून के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं, ताकि आप जागरूक हो सकें कि हमारी सरकार के जो ये कदम है ये हमारे किसानों के हित के लिए हैं। आइए इसी के संबंध में एक रिपोर्ट यहां पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की है। देश में कृषि सुधार के लिए किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम भी इन्हीं पहलों में से एक है। इस कानून द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट इस तरह से बनाया गया है कि किसान बराबरी पे आके जो बड़े प्रोसेसर्स हैं, बड़े बायर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके साथ इस तरह से एग्रीमेंट करें कि उनको पूरी तरह से सुरक्षा हो और उनका सशक्तिकरण हो। ऐसा नहीं हो कि किसान कमज़ोर रह जाए और किसी बड़े व्यक्ति से एग्रीमेंट करने से उसको नुकसान हो। इसीलिए कानून की आवश्यकता थी, और उसकी आवश्यकता इस कानून से पूरी की गई है। अगर इस कानून का नाम आप देखेंगे तो ये नाम भी इस तरह से है कि फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एक्ट, जिसमें फार्मिंग एग्रीमेंट्स और फार्म सर्विसेज के लिए जो एग्रीमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जब हम एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब एक्ट इस तरह से उसकी धारणा है, उसकी अवधारणा है कि किसानों का सशक्तिकरण हो, किसानों को सुरक्षा मिले और किसान निडर होकर एग्रीमेंट्स कर सकें। और इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से आप देखते हैं कि बहुत बार जब किसान फसल को उगाते हैं, फसल तो बहुत बम्पर हो जाती है पर उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो किसान को जो पैसा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो किसान को नहीं हो पाता। किसी वर्ष हो जाता है, किसी वर्ष नहीं हो पाता। इस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट के प्रावधान किए गए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के लिए व्यापार की बंदिशों को हटाया गया है। किसान अब मंडी और मंडी के बाहर जहां उसे अच्छा मूल्य मिले अपनी उपज बेच सकते हैं। अब किसान किसी वेयर हाउस में, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री में, किसी दूसरे राज्य के व्यापारी को जो किसान को अच्छा मूल्य दे रहे हों, उसे अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके अलावा किसान ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क खत्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाज़ार उपलब्ध है और वो बाज़ार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के माध्यम से एक इकोसिस्टम तैयार होगा।
इस अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। कुल मिलाकर अब खेती करना और भी लाभदायक होगा। निवेश बढ़ने से जो अनाज पहले खराब हो जाता था अब नहीं होगा। उपभोक्ताओं को भी किसान से सीधे उत्पाद खरीदने की आजादी मिली है। कोई टैक्स ना लगने से किसान को ज्यादा दाम मिलेगा और उपभोक्ता को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी। तो देखा अभी आपने रिपोर्ट में कि जो कृषि कानून लाए गए हैं उससे हमारे किसानों को कितना लाभ मिल सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, आपसे यही गुजारिश है, जागरूक होइए, आप इन कृषि कानूनों को करीब से समझिए। ये आपके फायदे के लिए ही लाए गए हैं और लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहें ताकि आप लोग इसे समझकर अपना सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सर 1 महीना का मेरा जो है मैम मक्का है। जी जी नमस्कार मैम, मेरा जो है ना 1.5 महीना का जो है मक्का है सर जी। उसके गब्भा में जो है ना सर पिल्लू हो गया और काट देता है सर। जी डॉक्टर गंगवार, क्या कहेंगे? मक्का में कीड़ा हो गया है। हाँ, कीट है गोब में, उसके जो उसका कॉप बनता है उसमें एक कीट रहता है और उससे क्या है कि काफी क्षति होती है कृषक भाइयों को। तो इसमें 2-3 चीजों का किसान भाई ध्यान दें। एक तो अगर इस तरह का कीट का जब इनिशियल आरंभिक अवस्था में प्रकोप रहता है तो वो हम पहचान सकते हैं कि इस गोब में कीट है और ऐसे समय में उस लार्वी को उस गोब से हटा के अगर हम खत्म कर दें, मिट्टी में दबा दें 1 फीट गहराई पे, तो वो काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा कृषक भाई ध्यान दें, एक कीटनाशक आता है जिसका नाम है फ्लूवेंडियामाइड। ये काम में ले सकते हैं। वो 0.4 से लेकर 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से। इसके अतिरिक्त इंडोक्साकार्ब आता है कीटनाशी, इंडोक्साकार्ब 15.8 EC। इसका भी किसान भाई 0.75 से लेके 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रखें किसान भाई, जैसे हमारे साथी वक्ता ने बताया कि खाद के प्रयोग के समय भी ध्यान रखना होता है कि जब भी छिड़काव करें तो सुबह जल्दी नहीं करें जी। ये छिड़काव शाम के समय करें, हो सके तो 4 बजे के आसपास छिड़काव का कार्य आरंभ करें, क्योंकि कीटों की गतिविधियां अधिकतर रात में आरंभ होती हैं। संध्या काल में जब गोधुल बेला मतलब शाम को जब दिन छिपने लगता है उस समय उनका गतिविधि चालू होती है। और जो मैंने कीटनाशक बताया ये दोनों कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, इनकी क्रियाविधि है। तो जैसे ही वो कीट उस जगह मक्के को नुकसान करने की कोशिश करेगा वो उससे नियंत्रित हो जाए। जी बिल्कुल। तो गौतम जी, आपका जो सवाल था कि कीट परेशान कर रहा है आपकी मक्का की फसल को, उसकी बढ़वार को, तो किस तरह से आपको उसका उपचार करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर तेवतिया का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तेवतिया, आपने बताया कि संतुलित उर्वरकों का महत्व क्या होता है, उनका उपयोग किस तरह से करना है। जैसे हमारे किसान भाई लगातार गेहूं की बात कर रहे हैं, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल इस समय लगी हुई है, इनमें किस तरह से प्रबंधन कार्य करें हमारे किसान उर्वरकों का? देखिए अदिति जी, इनका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जी, इनका उपयोग करने का तरीका अलग अलग है। फसल के अनुसार उनकी मात्रा बदल सकती है और उनका समय बदल सकता है, लेकिन जो तरीका होगा वो जो ये तत्व होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है उनके अनुसार किया जाता है। जैसे जैसे नाइट्रोजन होता है वो मोबाइल होता है जमीन में भी, अगर उसको एक जगह डालोगे तो वो नमी के साथ, पानी के साथ दूसरी जगह पे जा सकता है जी। तो उसका इस्तेमाल, दूसरा उसके लॉसेस जो होते हैं उसकी हानि ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी जो क्षमता कहते हैं वो कम है। अगर हम 100 किलो अगर नाइट्रोजन हमारा किसान डालता है तो उससे पौधों को केवल 30 से 35 किलो ही नाइट्रोजन मिल पाती है। और इसकी ये जो क्षमता है इसको हम बढ़ा सकते हैं, कार्य क्षमता को
क्या कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर इसको अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से, जो मैंने 4 R बताए थे उनका इस्तेमाल करके करें। तो इसलिए जो सबसे अच्छी विधि है जो इसकी वो करने के लिए, जो नाइट्रोजन की, तो वो है स्प्लिट डोजेस। मतलब स्प्लिट क्या, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में दें इसको। जी, सारा एक साथ ना दें, थोड़ा थोड़ा अंतराल पे अगर देते रहें तो। हाँ, दूसरा ये है कि इसको धूप जब हो तो धूप में ना दें, क्योंकि धूप में वोलेटिलाइजेशन होके ये अमोनिया बन के ऊपर चला जाएगा, पर्यावरण को भी नुकसान करेगा और किसान को भी नहीं मिलेगा। दूसरा, जब खेत में हल्की नमी हो तब इसका इस्तेमाल करें नाइट्रोजन का, क्योंकि ये घुल के और जमीन में जो रूट जोन है, जो पौधों की जड़ों के पास आराम से पहुंच सकता है। तो और जो अगर जैसे हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस में कार्य क्षमता की बड़ी समस्या है। ये जमीन में जो है फिक्स हो जाता है, जमीन में इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील फॉर्म में बदल जाता है। तो उसके लिए इसको हम रूट जोन में डालें। रूट जोन में क्या, जहां पे हमारे जो फसलों की जड़ें होती हैं उस क्षेत्र में इनको मौजूद होना चाहिए फास्फोरस को। ऊपर से कभी भी किसान भाइयों को मैंने बहुत जगह देखा है कि जो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, या फास्फोरस की और भी फॉर्म, उनको वो ऊपर से डाल देते हैं। इवन गन्ने की फसल में भी, गेहूं की फसल में भी, और इवन मैंने धान की फसल में भी किसानों को ऊपर से डालते हुए इसको देखा है, डीएपी को, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। किसान भाई क्या है कि उस समय जब तैयारी करते हैं उस समय अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसको सोचते हैं कि बाद में डाल दें। जी। तो जो ये उनकी जानकारी के कमी के कारण होता है। तो मैं, जो भी किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं, इस बात को बहुत ही ध्यान रखें कि जो फास्फोरस या डीएपी जो होता है उसको कभी भी ऊपर से नहीं डालें, क्योंकि वो जो पौधों की जड़ों को नहीं मिल पाएगा, उसको हमको जड़ों के जो क्षेत्र है उसी में डालना होगा। तो शुरुआत में ही डालना है, बाद में इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, जिससे हमारी जो फसल है, हमारी जो जड़ है, उस तक वो पहुंच नहीं पाता है, जिससे भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना है जब भी आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही समय, सही मात्रा, सही तरीका और सही तरीके से सही समय, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये तमाम बातें हैं आपको ध्यान में रखते हुए उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। तभी आपकी फसलों के लिए, आपकी खेत की मिट्टी के लिए ये काफी लाभकारी साबित होंगे। बिल्कुल ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी वक्त हो गया है, हम जल्द ही वापस आएंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसलों में संतुलित उर्वरकों के प्रयोग एवं महत्व के बारे में और साथ ही रबी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप जल्दी से अपना फोन उठाइए, अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, योगेंद्र कुशवाहा जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारी मिर्ची की समस्या में कुछ पौधे हमारे पीलेपन हो गए। उस पौधे की ना ही फूल आ रहे ना फल है, और वो नीचे जड़ भी नहीं, उसकी मतलब जड़ भी नहीं ग्रोथ कर रही है। कौन सी फसल है जी? एक बार अपनी फसल बता दें। मिर्ची की फसल। मिर्ची की फसल है जी। डॉक्टर गंगवार। देखिए किसान भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। खास तौर से मिर्ची की फसल में ये समस्या रहती है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जैसा हमारे साथी वक्त आपसे चर्चा कर रहे हैं आज, कि आपकी मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन ठीक ना हो। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण ये होता है किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि मिर्ची की फसल में कई दफा क्या होता है कि आप जब रोपाई करते हैं उस समय पे अगर हम उसको ठीक से उसका ट्रीटमेंट ना करें रूट सिस्टम का, तो ये समस्या रहती है। तीसरी एक समस्या और होती है कि कई दफा क्या होता है कि हमारे जो मिर्ची की फसल है इसकी जड़ों में हल्की हल्की गांठें बनने लगती हैं, जिससे भी जड़ों का विकास रुक जाता है जी, और पौधा पीला पड़ने लगता है। तो आपको सबसे पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना। बाकी कृषक भाई भी जो सुन रहे हैं, जिस फसल में भी खासतौर से मिर्ची में पीलापन अगर आ रहा है तो 3 चीजों की जांच करें। पहले तो क्या उसकी जड़ अच्छे से निकालें, जो सबसे खराब पौधा आपके खेत में उसको निकाल लें, उसकी जड़ों को अच्छे से पानी में धो के ये देखें कि क्या उसकी जड़ों में कहीं हल्की गांठें तो नहीं बनी है। तो अगर ये गांठें हैं तो ये सूत्रकृमि होता है, उसकी वजह से होती है, तो वो एक ऑब्जर्वेशन ले लें, उसको देख लें। दूसरी बात, जो आपकी जड़ें हैं कहीं ऐसा तो नहीं उनका रंग कोको कोला रंग का हो गया और उनका विकास रुक गया है। तो ये भूमि में रहने वाले कई जो हमारे फफूंद हैं या जिसको फंगस कहते हैं, ये रूट में जड़ गलन का रोग करते हैं, इसकी वजह से भी ये समस्या आती है। तो ये दोनों चीजों के ऑब्जर्वेशन ले लें और कोशिश करें संतुलित मात्रा में आपके पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। अगर आपकी जड़ों में गलाव है, कोको कोला रंग हो रहा है, तो कोई भी जो हमारे अंतः प्रवाही फफूंदनाशी है, खासतौर से कार्बेंडाजिम है या क्लोरोथेलोनिल है, इनका हल्का सा प्रयोग कर दे तो वो समस्या नियंत्रित हो जाती है। दूसरी समस्या रही, अगर जड़ में हल्की गांठें बन रही हैं, उसकी वजह से पौधा पीला होकर उसका विकास रुक गया है, तो ऐसे में कोई भी सूत्रकृमिनाशी है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, इसमें विशेषकर मैं बात करूं, कुछ कृषक भाई कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4% ग्रेन्यूल काम में लेते हैं, कुछ कृषक भाई है वो दूसरे और भी कीटनाशक हैं जैसे आपके कार्बोसल्फान को काम में ले लेते हैं, या इसके अलावा एक कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार आता है, ये कोई भी आप काम में ले सकते हैं। मात्रा में एक बार जरूर बताना चाहूंगा, कार्बोफ्यूरान आप काम में ले रहे हैं तो वो 1 हेक्टेयर में 20 किलो जाता है उसका ग्रेन्यूल। कार्बोसल्फान काम में ले रहे हैं तो वो 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं उसको। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, 25% किसी फॉर्मुलेशन में आता है, ये काम में ले सकते हैं। तीसरी अगर आपको काम में लेना है तो वो आप इसके अलावा कार्टेप ले सकते हैं, वो भी 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। तो ये तो केमिकल अभी का उपचार हो गया है। इसके अलावा मैं कृषक भाइयों को एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे कृषक भाई मिर्ची की फसल करते हैं या टमाटर की फसल करते हैं या कुछ और सब्जियां हैं जो सोलनेसी परिवार की हैं, इनमें ये समस्या ज्यादा रहती है। तो कृषक भाई उसमें देसी गेंदा जो होता है, इसकी भी 1 लाइन 4 लाइनें आपकी सब्जी की लगा दें, 5वीं लाइन देसी गेंदे की जिसको लगा देते हैं, तो इससे सूत्रकृमि की समस्या नहीं होती है। तो ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव जी ने हमें गुजरात से कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है मैम कि मैं चना वाया वो इसका नीचे का पत्ता है ना, और सवाल यह है मैडम कि मैंने चना बोया है जी,
और उसमें उसका पत्ता नीचे से पीला पड़ कर गिर जाता है और फिर आखा छोड़ो थे ना ये सुखाई जाए से। जी डॉक्टर गंगवार क्या कहेंगे? क्यों करवाने? किसान भाइयों बहुत अच्छा प्रश्न है। चने की फसल में विशेष करके अब ये जो मौसम चल रहा है इसमें उक्ता रोग, जो बहुत अच्छा उन्होंने उसका विवरण दिया है, उक्ता रोग या जिसे हम अंग्रेजी में बिल्ट कहते हैं, इस रोग का प्रकोप रहता है। किसान भाइयों इसमें दो बातें बहुत ध्यान रखनी है आपको। एक तो जो प्रजाति का आप चयन कर रहे हैं उसका थोड़ा अध्ययन कर लें कि ये, क्योंकि आजकल विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, तो बिल्ट रेसिस्टेंट प्रजातियां काफी है जिसमें उक्ता रोग आता ही नहीं है, ऐसी प्रजाति का एक तो चयन करें। दूसरी बात, कोई भी और दूसरी प्रजाति आप काम में ले रहे हैं, क्योंकि उक्ता या ये जो फंगस है फ्यूजेरियम, ये सीड बॉर्न इन नेचर भी होता है, मतलब बीज के अंदर भी ये रहता है। तो ऐसे में आप बीज उपचार जरूर करें जब भी आप चने की फसल को लगा रहे हैं। बीज उपचार में आप काम में ले सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी को काम में ले सकते हैं 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, आसानी से उपलब्ध है। तमाम जगह जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी उपलब्ध होता है, और इसके अलावा जो कृषि रक्षा इकाइयां हैं उनमें उपलब्ध है, ये काम में ले लें। इसके अलावा किसान भाइयों एक बात और मैं बताऊंगा आपको, इसमें जो बहुत ज्यादा कारगर चीज है वो है कि आप अपनी फसल के लिए फसल चक्र अपनाएं जी, क्योंकि ये जो फंगस है, ये जो फफूंदी है, ये फसल के भूमि के अंदर 4 से 5 वर्ष तक रहती है। तो आप कोशिश करें कि आने वाले 3 या 4 जो रबी के मौसम में चने की जगह दूसरी फसल लगा दें। आप उसमें गेहूं लगा सकते हैं, आप उसमें सरसों लगा सकते हैं, या कोई और फसल, जीरा, गुजरात से बोल रहे हैं तो जीरा या कुछ लोग करते हैं, वो कर सकते हैं, या जौ लगा सकते हैं। तो ऐसी फसल लगाएंगे तो वो फंगस को उसका होस्ट नहीं मिलेगा और वो एक तरह से खत्म हो जाएगा भूमि में। उसके बाद जब आप लगाएंगे चने की फसल तो ये रोग नहीं आएगा। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। जी, तो चने की फसल में इस रोग का नियंत्रण करने के लिए कई तरह के विकल्प हैं जो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिए हैं, और ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं महत्व, और साथ ही साथ रबी फसलों में रोग और कीटों का प्रबंधन। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बता दें एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मनोहर लाल जी ने जयपुर राजस्थान से हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो
हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मनोहर जी, क्या सवाल है आपका? मैम हमारी ये टमाटर की फसल है जी, तो उसमें टमाटर की फसल है मैम। टमाटर में एक तो जुल्सा की बीमारी आ रही है और में थोड़ी सी पाले से बचाने के लिए भी हमारे को कुछ सुझाव दीजिए। जी डॉक्टर गंगवार, क्या कहेंगे? टमाटर में झुलसा रोग लग रहा है और साथ ही साथ जैसे पाले की समस्या हो रही है, तो उससे बचाव के लिए क्या करें हमारे किसान? पिछले जो जयपुर, सीकर और कई जिलों में पिछले 3-4 दिनों में झुलसा, ये अगैती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनी नाम का फफूंद होता है, इसका प्रकोप है। किसान भाई, सबसे पहले तो आपको जो पाले की समस्या है इसके लिए ध्यान ये रखना है कि एक तो हो सके तो शाम को आपके खेत में हल्का अगर संभव है तो धुआं कर सकते हैं। दूसरी बात, हल्की सिंचाई जरूर कर दें। खेत सूखा नहीं रहना चाहिए, उसमें पाले से फौरन पौधा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी बात है कि आप एक सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर 80% WP, सल्फर 90% WDG, ये कई बाजार में उपलब्ध है, ये आप कम में ले सकते हैं। इसकी 3 से 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका झुलसा भी थोड़ा कम रहेगा, आपके पाले की समस्या भी कम होगी। दूसरी बात एक और है, कुछ कृषक भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है, इस तरफ से हो सके तो थोड़ा बाढ़ या चारे का ढेर कर सकते हैं। और कुछ किसान भाइयों ने सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया, 1% गंधक का अम्ल, इसका भी कृषक भाई प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको भी काम में ले सकते हैं आप। इसका छिड़काव करेंगे तो पाले की समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज, झुलसा अगर ज्यादा है तो ऐसी अवस्था में 3-4 उत्पाद बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। एक तो सल्फर मैंने बताया, इससे जो आरंभिक अवस्था है ये नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन अगर झुलसा का प्रकोप बढ़ गया, टमाटर में भी और मिर्ची में भी ये समस्या आ रही है वहां पे, तो अगर वहां पे ये ज्यादा समस्या आपको लगती है तो बाजार में बड़ी आसानी से एक उपलब्ध है उत्पाद, कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। ये उत्पाद को आप ले 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बना के इसका छिड़काव कर दे, तो इससे झुलसा पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें किसान भाई। जी बिल्कुल। डॉक्टर गंगवार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने हमारे सभी कॉलर्स के सवालों का इतना महत्वपूर्ण जवाब दिया है, उन्हें जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। इसके साथ रुक कर लेते हैं डॉक्टर तेवतिया का अंतिम सवाल आपसे यही कि हमारे किसानों को आप ये बता दें कि कौन से वो पोषक तत्व होते हैं जो साथ में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। अदिति जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हाँ। और किसान भाई यह नहीं जानते हैं कि उनको जो फॉस्फेट है और जिंक है, इनको कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि ये दोनों जब फास्फोरस जिंक के संपर्क में आता है तो जिंक फॉस्फेट बनाकर वो फिक्स हो जाता है, ना फास्फोरस अवेलेबल होता है ना जिंक होता है, वो अघुलनशील फॉर्म में बदल जाता है। तो किसान भाई कभी भी इनको डीएपी के साथ में जिंक को मिला के ना इस्तेमाल करें। और जो बेस्ट तरीका वो तो ये है कि फर्टी सीड ड्रिल में सीड के नीचे फर्टिलाइजर जाना चाहिए, वो ही बढ़िया तरीका है। तो किसान भाई ये बहुत ध्यान रखें कि जिंक को कभी भी फास्फोरस के साथ में इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर तेवतिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने संतुलित उर्वरकों के उपयोग और महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज तो आपने जान लिया कि अपनी फसलों में आप संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपकी रबी की फसलें हैं उनमें रोग और कीटों का प्रबंधन करने के लिए आपको किस तरह के कृषि कार्य करने की जरूरत है। अब कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है, आइए आपको बता देते हैं। कल के हमारे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे फार्मिंग एक्ट 2020 की। जी हाँ, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अधिनियम 2020 पर हम चर्चा करने वाले हैं कल के कार्यक्रम में। अगर आप कोई भी सवाल पहले ही हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक भी एक जरिया है जिस पर जाकर आप हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज खुलेगा, उस पर आप अपनी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपनी सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल
शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, कल के कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।